अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार खजाना लास्ट एपिसोड। ये लंबे चौड़े कद और काठ का मालिक था और अब घूरती हुई निगाहों से वो बॉस की तरफ मुतवज्जा था। कौन हो तुम? बॉस ने सरगोशी के अंदाज में पूछा। उसे डर था कि बुलंद आवाज से प्रोफेसर की नींद में खलल हुआ तो बात बिगड़ सकती थी। मैं जवार का हूं। नाम तो सुना हुआ लगता है। बॉस चौंका। मेरा ख्याल है कि तुम भी मेरी ही फील्ड के हो। मुमकिन है, जवारका ने सर हिलाया। मैं क्या जानूं कि तुम्हारे क्या करतूत हैं। अभी का ही मसला देख लो। तुम प्रोफेसर के कैबिन से ये बैग चुरा कर निकले हो। आहिस्ता बोलो। बॉस ने इशारा किया। उधर चलो, मेरे कैबिन की तरफ। जवारका को खुद भी वक्त की नजाकत का एहसास था, चुनाचे उसने भी बॉस की बात मानने में ही बेहतरी ख्याल की। जल्द ही दोनों कैबिन में थे। बॉस जल्दी से कुंडी लगाकर घूमा और बोला, मैं सिर्फ ये बैग खोलकर देखना चाहता हूं। जवारका बेसाख्ता मुस्कुरा उठा और बोला, भला क्यों? अबे ये हर वक्त प्रोफेसर की गर्दन में लटका रहता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? जवारका ने सर हिलाया। मुझे तो नींद नहीं आ रही, इसलिए बाहर निकल आया था। खैर जल्दी खोलो। मेरा ख्याल है कि इसे फौरन ही वापस भी रखना होगा। बॉस ने सर हिलाया और फिर उसने बैग की जिप पर हाथ रखा ही था कि ऐन उसी वक्त छपाक की आवाज उनके कानों से टकराई। दोनों चौंक उठे। रानी गहरी नींद में थी कि अचानक ही एक जोरदार आवाज ने उसको जागने पर मजबूर कर दिया। वो हड़बड़ा कर उठी। पहले तो कुछ समझ ना सकी, फिर जहन एतदाल पर आया तो दोबारा वही आवाज उसके कान से टकराई। ये तो खिड़की बजाई गई थी। ये कौन हो सकता है? उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। पहले तो वो डर गई, फिर बिस्तर से उठी और खिड़की के करीब जाकर उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा, कौन है भाई? मुमकिन था कि गली से गुजरने वाले किसी आवारा कुत्ते ने खिड़की के साथ अटकेली की हो, लेकिन रानी का यह ख्याल गलत साबित हुआ। एक आवाज उभरी, मैं हूं, जालू। रानी बुरी तरह चौंकी और फिर सोचे समझे बगैर ही उसने खिड़की का पट खोल दिया। उसके सामने जालू खड़ा पलकें झपका रहा था। तुम कहाँ गायब थे? रानी ने बेसाख्ता पूछा। वो हल्के से हंसा और बोला, इधर ही था। वैसे तो कहीं जाता भी हूं तो मुझे फिर वापसी के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम वाकई जिन हो? रानी ने गौर से उसकी तरफ देखा। जालू ने मुंह बनाया और बोला, किसी ने ठीक कहा है। औरत किसी भी उम्र की हो, कोई बात उसके पेट में नहीं टिकती। रानी की हंसी निकल गई। तुम उन खातून की बात कर रही हो जिन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था? हाँ, लेकिन सारी औरतें एक जैसी होती हैं। अगर कोई ऐसी बात हो जो छुपानी हो तो बस फिर उनका हाल देखो। वो बोलता चला गया। रानी हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। तुम्हें औरतों का बड़ा तजुर्बा है, हो तो तुम एक जिन। हाँ, बस मैं औरतों में ज्यादा रहा हूं। वह ठंडी सांस भरकर बोला। फिर कोई तुम्हें अच्छी भी लगी? रानी ने पूछा। सुना है कि तुम लोग हसीन औरतों पर आशिक हो जाते हो। हाँ, मुझे तो तुम अच्छी लगी थी। उसने साफ गोई से काम लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि तुमने तो अपना दिल ही किसी और को दे रखा है तो फिर मैंने अपना नजरिया बदल लिया। वाह, जिन्नों में भी ऐसे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब तुम मुझे धारी के बारे में कुछ बताओगे? हाँ जरूर। जालू ने सर हिलाया। मैं उससे मिला हूं। ओह, रानी चौंकी। कहाँ, कब? वो अभी एक सफर में है। बहरहाल तुम परेशान ना हो, वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूं, तुम भी खिड़की बंद कर लो क्योंकि चौकीदार आने वाला है। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और खिड़की से हट गया। रानी ने फौरन ही खिड़की बंद कर ली। अभी वो बिस्तर की तरफ बढ़ी थी कि चौकीदार की आवाज उसके कानों से टकराई। जागते रहो। हाँ, जागते रहो। रानी ने मुंह बनाया और बुड़बुड़ाई, लो, हम भी जागें तो फिर तुम्हारे जागने का क्या फायदा? साथ ही वो बिस्तर पर ढेर हो गई। ये कैसी आवाज थी? जवारका के मुंह से निकला। वाकई यूं लग रहा है जैसे किसी ने समुद्र में छलांग लगाई हो। छोड़ो, बैग खोल लो, फिर बाद में देखते हैं। हाँ बिल्कुल। बॉस चौंका। इसे वापस भी पहुंचाना है। ये कहकर बॉस ने जिप खोल दी, लेकिन अच्छी तरह देखने के बाद भी उसमें से कोई खास चीज बरामद न हो सकी। इस बैग में कुछ कागजात थे और चंद दवाओं की शीशियां रखी हुई थी। धत तेरे की, बॉस चिल्लाकर बोला। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इसमें तो कुछ भी नहीं। हाँ। जवारका ने एक शीशी उठाकर उसे उलट पलट कर देखा। उन पर कोई लेबल ना था। ये शायद प्रोफेसर की दवाएं हैं। बेवजह इतनी दर्देसरी की। वाकई, जवारका सर हिलाकर बोला, शायद प्रोफेसर को कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका अचानक ही हमला होता हो। मेरा ख्याल है कि इन्हीं दवाओं की वजह से वो बैग को अपने साथ रखता है। हाँ, यही बात होगी, बॉस कायल होकर बोला। फिर जवारका चौंका। चलो अब ये बैग वापस रख दो, फिर अरशे का जायजा लेते हैं। बॉस ने उसकी बात पर फौरन ही अमल किया। बैग उठाकर वो दोबारा प्रोफेसर के कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ वही सूरत हाल थी।
प्रोफेसर पूरी तरह कंबल ओढ़कर नींद में गर्क था। बॉस ने इत्मीनान से बैग उसी तरह कुर्सी पर रखा और दबे पांव बाहर निकल आया। जवार का उसका मुंतजिर था। दोनों अरशे की तरफ बढ़े। बॉस ने रास्ते में कहा, अब तुम भी एक बात मान लो। क्या? जवार का चौंका। तुम भी इस बैग ही के चक्कर में यहां तक आए थे? बॉस के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जवारका ने सर खुजाया और बोला, हाँ, तस्लीम तो करना ही पड़ेगा। हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बॉस ने सर हिलाया। अब दोनों खामोशी से अरशे पर आ गए। चारों तरफ ऊका आलम था, दूर दूर तक अंधेरा और समुंदर की लहरों की आवाज के सिवा कुछ ना था। बॉस ने झांकते हुए कहा, ना जाने क्यों मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा हूं। जवारका चौंक कर आगे बढ़ा। क्या? उसी आवाज के बारे में सोच रहा हूं। ओह, जवारका ने सर हिलाया। मेरा ख्याल है कि शायद किसी बड़ी मछली ने उछलकर कलाबाजी खाई होगी। वो शार्क भी हो सकती है और वेल मछली भी। खैर, अब तो कुछ भी नहीं है। चलो अब सोने की तैयारी करें, नींद सता रही है। बॉस ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया और वहां से हट गया। दूसरे दिन सुबह का सूरज तुलू हुआ तो काफी सनसनी लेकर आया। जॉनी और बाशु सोकर उठे तो उन्होंने रामे का कैबिन खाली पाया। ये कहाँ चला गया? जॉनी के मुंह से निकला। इसे तो हमने अब तक दरवाजा पीट कर उठाया है। वाकई, बाशु ने सर हिलाया। इसका मतलब यह हुआ कि आज भाई ने अपना असूल तोड़ दिया। भूखा भी तो कच्चा है। जॉनी हंसा। मेरा ख्याल है कि वो हमें डाइनिंग टेबल पर ही मिलेगा। चलो। उन्होंने खाने वाले हिस्से का रुख किया, लेकिन रामे यहां भी नहीं था। फिर उसे और भी चंद जगहों पर देखा, लेकिन रामे को तो जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया। उन दोनों का हैरत के मारे बुरा हाल था। थक हार कर उन्होंने बॉस के कैबिन का रुख किया। काफी देर तक दरवाजा बजाने के बाद बॉस की शक्ल दिखाई दी। वो बड़े खूंखार किस्म के मूड में था। क्या हुआ बदबख्तो? वो जिलाकर बोला। नींद ही खराब कर दी। जानते हो, सुबह सोया हूं। मुआफी चाहते हैं बॉस? बाशु गड़बड़ा कर बोला। लेकिन मामला ही ऐसा है कि आपको उठाना पड़ा। क्यों? क्या हुआ? बॉस, रामे लापता है। क्या? बॉस की नींद रफू चक्कर हो गई। वो उन दोनों को हैरत भरे अंदाज में देखने लगा। इस वक्त धारी और खावर नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रोफेसर दारान को भी साथ लेने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, मैं अभी इंजन रूम में जाऊंगा, हो सकता है कि नाश्ता वही मंगवा लूं। आप तो बहुत ही मसरूफ हो गए, खावर ने शिकवा किया। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोला, भाई इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मैं और ज्यादा फिक्रमंद हो रहा हूं। ठीक है, तो फिर आप जाएं, हम दोनों कर लेते हैं नाश्ता। चुनाचे अब दोनों नाश्ता कर रहे थे। ऐन उसी वक्त जालू भी वहां आ गया। वो उन दोनों की करीबी मेज पर झाड़ पूंछ में मसरूफ हो गया। धारी ने कभी उससे बात नहीं की थी, ना जाने क्यों आज वो उसे छेड़ने लगा। क्या तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो? जी बिल्कुल खाता हूं, ये तो हर मखलूक की लाजमी जरूरत है। मखलूक से मुराद? खावर ने उसे घूरा। वो हंसार बोला, मखलूक तो बस मखलूक होती है भाई साहब, भला मुराद क्या होगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने कभी तुम्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा, धारी ने कहा। मैं दरअसल छुपकर खाता हूं। छुपकर? वो क्यों? मैं खुश खुराक हूं। अच्छा फिर? मैं जब दूसरों के सामने खाता हूं तो मुझे नजर लग जाती है। ओह जी हाँ, यही वजह है। तो तुम छुपकर खाते हो? हाँ जी, क्योंकि मुझे एक दफा सबक मिल चुका है। कैसा सबक? एक दावत में गया था, जालू ने बताया। भूख भी लगी थी और खाना भी अच्छा बना हुआ था। बस फिर मैं खाता चला गया। बाद में मुझे पता चला कि मैं अकेला तकरीबन 20 अफराद का खाना खा चुका हूं। 20 अफराद का? धारी चौंका। तुम इंसान हो या? बस, जालू ने हाथ उठाकर उसकी बात काट दी। मैं जानता हूं कि आप जिन बोलोगे। वो दोनों हंस पड़े। फिर ना जाने क्यों जालू उनके करीब ही बैठ गया। कभी आप लोगों ने मोहब्बत की है? जालू ने सवाल किया। खावर हंसकर बोला, ना भाई, इस वबाल में कभी नहीं पड़ा। और आपने साहब? जालू ने अब धारी की तरफ देखा। उसने एक तवील सांस ली और बोला, मत पूछो। ये मोहब्बत ही तो है जिसकी बदौलत मैं इस सफर पर निकला हूं। मैं समझा नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को इज्जत के साथ हासिल करना चाहता हूं, और इस दुनिया में इज्जत सिर्फ दौलत के जरिए ही हासिल हो सकती है, धारी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ, तुम कह सकते हो। जालू अब उठकर खड़ा हो गया। मोहब्बत करना या होना तो मेरे ख्याल से आसान है, अलबत्ता इंतजार मार डालता है। धारी चौंका। इंतजार? क्या मतलब? वो मुस्कुराया और बोला, जब आप अपनी मोहब्बत के लिए सफर कर रही हैं तो फिर उसको भी तो आपका इंतजार होगा। धारी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसका जहन एक ही जस्त में रानी की तरफ मुंतकिल हो गया। वो वाकई उसका इंतजार कर रही होगी। किस सोच में डूब गई? नाश्ता तो कर लो। खावर ने उसे टोका तो वो चौंक सा गया। जालू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो कहाँ गया?
हमने तो पूरे जहाज की तलाशी ले ली है, जॉनी ने कहा। उसका कहीं पता नहीं। इतना बड़ा जहाज है, बॉस हंसा। इतनी सी देर में तुम लोगों ने सब जगह कैसे देख लिया? अच्छा बताओ, इंजन रूम में देखा? नहीं। दोनों बैक वक्त बोले। बॉस ने फखरी अंदाज में कहा, देखा ना, पहली जगह मैंने पूछी और वही ऐसे निकली। अभी तो बहुत सी जगह हैं। इंजन रूम में तो उसका कोई काम नहीं, वहां बाद में देखेंगे, पहले और जगहों पर देख लें। दोनों ने सर हिलाया। लेकिन फिर बॉस ने भी हिम्मत हार दी। रामे ना तो कहीं मिल सका और ना ही किसी को उसके बारे में कुछ मालूम हुआ। फिर इंजन रूम को देखा गया। यहाँ प्रोफेसर से भी सामना हुआ। वो कप्तान के पास बैठा हुआ चाय पी रहा था। बॉस के चेहरे पर परेशानी देखकर प्रोफेसर दारान ने फौरन पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? हमारा एक साथी गायब है। गायब है क्या मतलब? प्रोफेसर चौंका। कप्तान भी उसी तरफ मुतवज्जा हो गया। जी हाँ, वह सुबह से ही अपने कैबिन से गायब है। उसे तलाश किया? जी हाँ, आखिरी जगह बस यही बची थी। नहीं, यहां तो ऐसा कोई शख्स नहीं आया। हैरत है, बॉस बुड़बड़ाया। आखिर वो कहाँ गया? नाम क्या था उसका? रामे। वो बेचारा है भी बहुत दुखी, बॉस ने सर हिलाया। उसने कुछ दिनों पहले ही अपनी दास्तान सुनाई थी। ओह, तो कहीं दिल बर्दाश्ता होकर? प्रोफेसर बोलते बोलते रुक गया। बॉस उसी की तरफ मुतवज्जा था। फौरन बोला, जी आप बात तो पूरी करें। नहीं, उसने अपनी ही किसी बात के बारे में सोचते हुए समुंदर में छलांग तो नहीं लगा दी? छलांग? बॉस के मुंह से निकला। उसके जहन में रात वाली आवाज गूंजी। वह चौंक कर प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, वो दिल का तो मजबूत है, ऐसा नहीं कर सकता। अब वो उसे क्या बताता? अगर रात वाली बात दोहराता तो प्रोफेसर ये सवाल जरूर करता कि तुम इतनी रात में क्या कर रहे थे। चुनाचे दिल के चोर ने उसको खामोशी रखा। बहरहाल रामे की गुमशुदगी एक मुअम्मा बनकर रह गई, क्योंकि जहाज के किसी भी हिस्से में वो नहीं मिल सका। रामे की गुमशुदगी की खबर जल्द ही जहाज के चप्पे चप्पे पर फैल गई। ये कोई मजाक था? समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रामे के साथ क्या हुआ। बहरहाल शाम होने तक काफी हद तक लोगों के ज़हन से ये मामला रफा हो चुका था। अलबत्ता बॉस अफसुर्दा था। यूं तो बाशु और जॉनी भी गुमसुम थे, लेकिन बॉस कुछ ज्यादा ही परेशान और फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। जॉनी ने पूछा, बॉस क्या रामे की गुमशुदगी से आप भी गमजदा हैं? बिल्कुल, बॉस ने कहा। ना जाने क्या बात है। हालांकि तुम लोग जैकी की मौत के गवाह हो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसे गोली मार दी थी। लेकिन रामे का मामला कुछ अलग सा है। जॉनी ने सर हिलाया। अब खामोशी छा गई। सभी अपनी सोचों में गुम थे। वो रात इसी तरह गुजर गई जैसे और रातें गुजरी थी। हाँ, अलबत्ता रात का खाना बॉस ने बस चंद लुक में ही खाया। फिर उसने चुपचाप अपने कमरे का रुख किया। जॉनी और बाशु ने मायनीखेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। यार जॉनी, बॉस का तो एक नया ही रूप सामने आया है। हाँ, मैं भी नोट कर रहा हूँ। लोगों को अपने हाथों से जानवरों की तरह कत्ल करने वाला आज अफसुर्दा है। अपने एक साथी के लिए हैरत है। शाबू खामोशी रहा। वो किसी सोच में गुम हो गया। फिर वो दोनों उठकर अपने अपने कैबिन की तरफ हो लिए। दूसरे दिन जॉनी की आंख जल्द ही खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। आज वो सवेरे ही उठ गया, वरना दिन चढ़े तक वो लोग सोते ही रहते थे। उसने उठकर हाथ मुंह धोया और फिर बाशु की तरफ चल दिया। बाशु से पहले ही रामे का कैबिन पड़ता था। कुछ सोचकर जॉनी ने उसका दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो तो खाली ही पड़ा था। जॉनी का दिल उदास सा हो गया। उसने ठंडी सांस भरकर दरवाजा दोबारा बंद किया और फिर आगे कदम बढ़ा दिए। अब वो बाशु के कैबिन के सामने था। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया, लेकिन फिर अंदर की सूरत हाल ने उसे हैरत और खौफ में लपेटकर उछल पड़ने पर मजबूर कर दिया। कमरा खाली था। शाबू बिस्तर पर नहीं था। जहाज के कप्तान ने दरवाजा खोला तो प्रोफेसर दारान की शक्ल देखकर चौंक पड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरे पर भी थकन और नींद का खुमार अय्यां था। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने पूछा। प्रोफेसर थके थके से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हाँ यार, बस ये सब कुछ मेरा जुनून है। हालांकि मैं इसके बारे में अक्सर सोचा करता था, लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा वाकई मेरी जिंदगी में मुमकिन हो सकता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। जी मुझे अंदाजा है, कप्तान मुस्कुराया। जैसे जैसे हमारा सफर खत्म होता जा रहा है, उसी लिहाज से मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब मंजिल करीब हो तो इंसान वाकई बेताब हो जाता है और उसे 2 कदम भी भारी लगती हैं। तुम ठीक कह रही हो। प्रोफेसर ने सर हिलाया। अभी कप्तान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ही किसी ने इंजन रूम का दरवाजा जोर से पीटा। ये कौन बदतमीज है? प्रोफेसर ने मुंह बनाया। कप्तान ने दरवाजा खोल दिया। फौरन ही बॉस धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद गैज़ो गजब के आसार थे। अंदर आते ही वो दहाड़ा, आज बाशु गायब है। कहाँ गए मेरे दोनों साथी? तुम लोग जवाब दो।
दरवाजे पर आहट हुई तो धारी चौंक पड़ा। साथ ही किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? खावर। अंदर आ जाएं भाई। वो बिस्तर पर नीम दराज था। फौरन ही सीधा होकर बैठ गया। खावर अंदर आ गया। यार ये जहाज पर क्या चक्कर चल गया? आप रामे नामी शख्स की बात कर रही हैं? धारी ने सवाल किया। अरे सिर्फ रामे का ही मामला होता तो फिर भी कुछ गनीमत था। आज दूसरा बंदा गायब है। क्या? धारी बुरी तरह चौंका। वो आंखें फाड़कर खावर की तरफ देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? अर्शे पर तो कोहराम मचा हुआ है। उनके 2 साथी और भी हैं। वो काफी शोर शराबा कर रही हैं। अब शायद वो इंजन रूम का रुख करें, क्योंकि प्रोफेसर साहब वही हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो अलग है। खावर ने सरगोशियाना लहजे में कहा। अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज और खौफनाक है। या खुदा, धारी के मुंह से निकला। ऐसी क्या बात है? तुम जानकर उछल पड़ोगे। मैं भी कितनी देर तो हैरत का बुत ही बना रहा। आखिर ऐसा क्या है? बता दें अब? हाँ बता रहा हूं। खावर आगे की तरफ झुकाया। जालू को तुमने देखा है? और मैंने भी, लेकिन हम लोग अभी तक उसकी असलियत से नावाकिफ हैं। क्या मतलब? वो इस जहाज पर हमारे साथ सफर कर रहा है, लेकिन वो हरगिज इंसान नहीं। वो कोई दरिंदा है। दरिंदा? धारी के मुंह से निकला। वो उलझन और हैरत के आलम में खावर की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात देखकर प्रोफेसर दारान नरम पड़ गया। वो फौरन ही बोला, क्या हुआ? क्या बात है? बात क्या होगी प्रोफेसर? बॉस का लहजा खराब था। 2 दिन के अंदर ही अंदर मेरे 2 साथी गायब हो चुके। एक कल से लापता हुआ और दूसरा आज गायब है। ये सब क्या हो रहा है? सब्र से काम लो मिस्टर अदनान। प्रोफेसर ने हाथ उठाया। अगर तुम्हारे 2 साथी गायब हैं तो वो सिर्फ तुम्हारे ही नहीं बल्कि हमारे भी साथी हैं, क्योंकि इस जहाज पर हम लोग अब एक खानदान की मानिंद हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है बल्कि हम लोगों का भी मसला है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे साथी चाहिए। अगर वो ना मिले तो अच्छा ना होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर ने सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो चाहो कर गुजरना, लेकिन पहले हमें मालूम तो करना चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है। मेरा ख्याल है कि मैं आज एक मीटिंग रख लेता हूं जिसमें जहाज के तमाम लोग शामिल होंगे। हम लोग इसमें सभी लोगों से राय लेती हैं और जिसकी तजवीज़ अच्छी और बेहतर हुई उस पर अमल किया जाएगा। ये तो वाकई तशवीश की बात है और साथ साथ खौफनाक भी। अगर वो दोनों किसी नागहानी आफत का शिकार हुए हैं तो फिर कल हम भी उसकी लपेट में आ सकती हैं। उस वक्त हमारा क्या होगा? प्रोफेसर बोलता चला गया। उसकी तकरीर सुनकर बॉस का चेहरा कुछ एतदाल पर आया। वो किसी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता से बोला, बाशु को भी मैंने सारे जहाज में तलाश कर लिया है, लेकिन रामे की तरह उसका भी कोई नामो निशान ना मिला। प्रोफेसर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, देखते हैं कि यह क्या मामला है। इतने अहम सफर में ये नागहानी आफत कौन सी है? हमारे प्यारे साथी कहाँ जा रहे हैं? इसका क्या राज है? हमें यह सब कुछ जानना होगा, क्योंकि इसका कोई हल ना निकला तो फिर इस सफर का खात्मा करना होगा। ठीक है प्रोफेसर साहब। बॉस का लहजा अब कदरे नरम था। आप जरा संजीदगी से इस मामले को देखें, वरना फिर मुझे अपने तौर पर कुछ करना होगा। मैं अपने 2 साथी गंवाकर चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे कसम है अपने 2 साथियों की कि जब तक उनका मामला सामने ना आ जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खावर की आंखों में उसे खौफ के साए लहराते हुए साफ महसूस हुए। वो पहलू बदल कर बोला, आप साफ साफ बताएं क्या मामला है? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि वो दरिंदा है। खावर बोला, क्योंकि मैं उसे ऐसे हाल में देख चुका हूं कि खुदा की पनाह। अच्छा सुनो। खावर आगे झुकाया। मैंने उसे तन्हा खाना खाते हुए देखा है। उसके गिर्द ढेरों खाना था। वो ताबड़तोड़ अंदाज में खाने पर टूटा हुआ था। ये तो वो खुद भी बता चुका है। धारी ने मुंह बनाया। आपने कौन सा तीर मार लिया? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। खावर बोला, तुम बीच में ही कूद पड़े। अच्छा बताएं। मैं इत्तेफाक से उस वक्त डाइनिंग हॉल की तरफ गया जब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सिर्फ जालू ही वहां बैठा हुआ खाना खा रहा था। उसके आगे इतना खाना देखकर मैं सीढ़ियों पर ही एक तरफ दुबक गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इतना खाना वो किस तरह खाता है। वो मुझे वहां से साफ दिखाई दे रहा था। चुनाचे उसने जैसे ही मुंह खोला, उफ, क्या हुआ था? धारी फिर बोल पड़ा। उसके मुंह में बड़े बड़े और नोकीले दांत थे। खावर की आवाज में सनसनी थी। उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था उस वक्त कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बड़े और नोकीले दांत? धारी के मुंह से निकला। हाँ यार, मैं तो दंग रह गया। यूं समझ लो कि जैसे जालू की जगह किसी शेर ने मुंह खोला हो, जबकि आम हालत में जब वो बात करता है तो उसका चेहरा नॉर्मल होता है। अब धारी सोच में पड़ गया। फिर वो हंसकर बोला, आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। तो फिर क्या जवाब है?
मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। जालू को इस हाल में देखकर मैं सीढ़ियों से बाकायदा वापस लौटा था। ओह अच्छा, हाँ अब बताओ जालू कौन हो सकता है? मैं क्या बताऊं? धारी बुखला उठा। मेरा तो कभी ऐसे किसी इंसान से वास्ता ही नहीं पड़ा, तो मेरा कौन सा पड़ा है? लेकिन तुम मशवरा तो दे सकते हो। अगर ऐसा है तो हम लोगों को उससे मोहतात रहना होगा। अगर वाली बात है ही नहीं धारी, वो बिल्कुल ही ऐसा है, बल्कि 100% ऐसा है। तो फिर क्या करें? खावर ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया और फिर आहिस्ता से बोला, अब मेरे जहन में एक और बात आ रही है। वो क्या? वो भी कम खौफनाक नहीं। खावर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उफ खुदाया, आज तो आपने खौफनाक बातों का ठेका ले रखा है। धारी ने हैरत से कहा, क्या करूं, मजबूरी है, हालात ही कुछ ऐसी हैं। अच्छा अब वो भी बता दी। सुनो, खावर जरा आगे झुकाया, मैं जो कह रहा हूं फिलहाल उसे अपनी हद तक ही रखना। जी हाँ बिल्कुल। अब तक इस जहाज से 2 अफराद गायब हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें भी जालू का हाथ शामिल है। ओह हाँ, जिसके मुंह में ऐसे नोकीले और बड़े दांत हों वो आदमखोर भी हो सकता है। क्या ख्याल है? समुंदर में आज तो ज्ञानी थी, लहरें काफी ऊंची ऊंची उठ रही थी और जब वो जहाज के किनारों से टकराती तो काफी शोर मचता। इधर तो ज्ञानी थे और अंदरूने जहाज सनसनी फैली हुई थी। 2 दिन में जहाज के 2 मुसाफिरों का गायब हो जाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। हर तरफ से जहाज में देखने और भालने के बावजूद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। दोपहर के खाने के बाद प्रोफेसर दारान ने एक बड़े कमरे में जहाज के मुसाफिरों को जमा होने का हुक्म दिया। चुनाचे लोग अब यहाँ आना शुरू हो गए। उनमें धारी और खावर भी थे। जल्दी वहां तमाम लोगों का हजूम मौजूद था। खावर चारों तरफ देखते हुए धारी से बोला, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कौन? धारी चौंका। आदमखोर। अरे अरे, धारी घबरा गया। आपने तो उसे कतई तौर पर मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। बिल्कुल, खावर ने सर हिलाया। मुझे तो अब यकीन हो चला है कि वही। ऐन उसी वक्त प्रोफेसर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ जहाज का कप्तान समीर भी था। इन दोनों के अंदर आते ही हॉल में मक्खियों की सी भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। लोगों में आपस में चहमगोइयां और सरगोशियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उधर खावर ने धारी से कहा, देख लो वो नहीं है। हाँ मैं भी नोट कर रहा हूं, धारी आहिस्ता से बोला। मैं समझ चुका हूं कि क्या करना है, खावर ने सर हिलाया। धारी ने उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। उसी वक्त प्रोफेसर ने जहाज के 2 मुसाफिरों के बारे में बताए हुए उन वाकयात को असरे नौ दोहराया और बोला, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई हादसा वकूअ पजीर होगा, जबकि मैं सरकारी तौर पर इस मुहिम के लिए रवाना हुआ हूं। जी हाँ हमें मालूम है, कई आवाजें उभरी। प्रोफेसर ने अपना हाथ लहराया और बोला, मैं तो आप लोगों के साथ ही हूं। अगर इन वाकयात के पीछे किसी का हाथ है तो मैं भी इसी जहाज में सफर कर रहा हूं। अगर आपको किसी किस्म का खतरा लायक है तो मैं भी उसकी जद में आ सकता हूं। मैं आप लोगों की इस बारे में राय मालूम करना चाहता हूं। अगर जहाज पर कोई गड़बड़ मौजूद है और किसी किस्म के मनफी असरात का वजूद है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि इस सिलसिले में क्या कदम उठाया जाए। ये कहकर प्रोफेसर खामोश होकर सब लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। बॉस ने इर्द गिर्द देखा और बोला, हालिया सूरत हाल में फिल वक्त मेरे ही 2 साथी गायब हैं। कुछ नहीं मालूम कि उन बेचारों के साथ क्या हुआ, वो किस मुसीबत का शिकार हुए। मैं ही नहीं बल्कि इस दुख में जहाज का हर फर्द आपके साथ शरीक है। यह आवाज समीर की थी। शुक्रिया, बॉस के मुंह से निकला। फिर वो प्रोफेसर की तरफ देखकर बोला, मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ इसी किस्म के खतरात दरपेश हैं तो फिर दिन के वक्त तो खैर कोई मसला नहीं, अलबत्ता रात में निगरानी के तौर पर चंद लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। हाँ अच्छा ख्याल है, कई आवाजें उभरी। मैं समझ रहा हूं, प्रोफेसर ने सर हिलाया। तुम्हारा ख्याल अच्छा है। फिर उसने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा, आज से मिस्टर अदनान की तजवीज़ पर अमल होगा। एक छोटा सा ग्रुप तश्कील दिया जाएगा जो रात भर जहाज की निगरानी करेंगे और पहरा देंगे। हम यूं करेंगे कि टोलियां बना लेंगे ताकि सबको वक्तन फवक्तन आराम भी मिलता रहे। यानी जो ग्रुप आज ड्यूटी देगा उसकी बारी उस वक्त दोबारा आएगी जब आखिरी टोली अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगी। बिल्कुल ठीक। बस फिर आज से ही ये प्रोग्राम शुरू है। मेरा ख्याल है कि एक ग्रुप में 5 अफराद शामिल हो जाएं। सब ने ही इस ख्याल की तायद की। फिर बॉस ने कहा, इस तरह सब कुछ सामने आ जाएगा। जिंदगी सबको ही अजीज है और मेरा ख्याल है कि सब लोग दयानतदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ऐन उसी वक्त खावर ने धारी के कान में सरगोशी की। देखा, वो अब भी गायब है। जहाज का हर फर्द इसी बारे में सोच रहा था। ये एक नई उफ्ताद थी जो इन लोगों पर नाजिल हुई। अगर ये पुरस्कार गुमशुदगी वाकई किसी मुसीबत का पेश खैमा थी तो अब किसी की भी बारी आ सकती थी।
कौन जानता था कि रात में सोने वाले लोगों में से एक शख्स गायब होकर कहाँ जाता है। अगर वो जहाज पर मौजूद नहीं है तो क्या उसे समुंदर ने अपने अताब का निशाना बना लिया? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता कैप्टन समीर ने अपने एक साथी से कहा, शाहू तुम इस बारे में क्या कहते हो? शाहू जो कि उसके नायब की हैसियत से जहाज में मौजूद था, वो चौंक कर बोला, जी मैं समझा नहीं। 2 लोग जहाज से गायब हुए हैं। जी हाँ, क्या मामला हो सकता है? समीर ने उसकी तरफ देखा। शाहू ने कंधे उचकाए और बोला, मैं क्या कह सकता हूँ सर, मुझे तो कोई अंदाज नहीं। ये कहकर कैप्टन समीर किसी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी थोड़ी खुजाते हुए बोला, क्या तुम मावराई बातों पर यकीन रखते हो? नहीं जनाब। शाहू फौरन हंसकर बोला, मुझे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं हुआ। समीर ने सर हिलाया। लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे जिंदगी में कई ऐसे तजुर्बे हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जहाज में यकीनन कोई आसेबी फेल है। आसेबी फेल? हाँ शाहू, वो बोला। यह जहाज काफी अरसे से साहिल पर खड़ा था। ना तो कोई इसका पुरसाने हाल था और ना ही किसी की तवज्जो। कभी शौक किस्म के लोगों ने सैर तफरी की गर्ज से इसके अर्शे पर खड़े होकर मौज मस्तियां कर ली तो अलग बात है, लेकिन यह वीरान ही था। अच्छा जी, हाँ मुमकिन है कि वो कहते कहते रुक गया। बोलने, आप खामोश क्यों हो गए? अब तुमसे क्या कहूँ? कैप्टन समीर धीरे से मुस्कुराया। जब तुमको इन बातों पर यकीन ही नहीं है तो मैं क्या कर सकूंगा? आप बताएं, मुमकिन है कि मैं यकीन कर लूं। देखो, मावराई और आसेबी मामला वहां अक्सर हो जाता है जहां सन्नाटा हो, तारीकी हो और वीरानी हो। बादबान चूंकि अरसा दराज से खाली पड़ा था तो मुमकिन है यह इस रात की लपेट में आ गया हो। यह कहते हुए कैप्टन समीर किसी सोच में गुम हो गया। शाहू अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उस रात आसमान भी पूरी आबोताब से ढका हुआ था। यूं अंधेरा बड़ी आबोताब से चारों तरफ फैला हुआ था। ये 4 अफराद थे जो इस वक्त अरशे पर मौजूद थे। इनमें बॉस था, जवारका था, अलियास के साथ जॉनी भी अरशे पर दिखाई दे रहा था। इन चारों ने खुद ही इस रात में पहरेदारी के लिए खुद को पेश किया और उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया गया। रात के अंधेरे से हटकर भी वो चारों अंधेरे में थे। हाँ, और ये अंधेरा भी उसी रात की तरह गहरा था। इन चारों को असला भी फराहम किया गया और यह प्रोफेसर ही की ईमा पर हुआ। उसी ने कहा था, यह जरूरी है, अगर तुम में से किसी को किसी किस्म का कोई खतरा महसूस हो तो बेदरेग इस्तेमाल कर लेना। बाद में जो कुछ होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। चुनाचे इन चारों को नई वजह के पिस्तौल दे दिए गए और अब वो उन्हें जेबों में रखे हुए थे। बॉस ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को मुतहर्रिक रहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2 अफराद अरशे पर मौजूद रहें और बाकी दोनों कैबिन वाले हिस्से में चहलकदमी करते रहें। मुझे तो अभी से नींद आ रही है। ये आवाज़ जॉनी की थी। साथ ही उसने एक जोरदार जमाई ली। जवारका ने उसे घूर कर देखा और बोला, यह समुद्री हवा का असर है। ऐसा कुछ नहीं है, बॉस ने मुंह बनाया। काम के वक्त इसका यही हाल होता है, हवा समुद्री हो या मैदानी। जवारका हंस पड़ा, लेकिन फौरन ही मौके की नज़ाकत का ख्याल करके वो संजीदा हो गया। फिर बॉस ने उसे मुखातिब किया, मिस्टर जवारका, तुम और जॉनी यहाँ मौजूद हो। मैं और अलियास काकड़ा नीचे जाते हैं। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जवारका ने कहा। और मैं तो एतराज़ कर ही नहीं सकता, जॉनी बोल उठा, क्योंकि आप मेरे बॉस हो। अच्छा, बॉस ने उसे घूरा। फर्ज करो कि मैं तुम्हें एतराज़ की इजाज़त दे दूं तो तुम क्या करोगे? मैं नीचे जाता, जॉनी ने जवाब दिया, और फिर फौरन ही अपने कैबिन का रुख करता ताकि सो सकूं। इस बात पर तीनों हंस पड़े और फिर बॉस के साथ अलियास ने नीचे वाले हिस्से का रुख किया। ठंडी हवाएं वाकई आंखों को मजीद बोझल कर रही थी। जवारका ने कहा, मेरा ख्याल है कि अरशे का एक चक्कर लगाया जाए। बिल्कुल, जॉनी फौरन बोला, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन फिलहाल ये चक्कर तुम फौरन ही लगा लो। मैं यहाँ रुककर अपनी नींद से जरा जंग करता हूँ। हाँ, अलबत्ता जब तुम दूसरा चक्कर लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा। जवारका मुस्कुरा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीत तुम्हारी होगी। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। जॉनी उसे जाते हुए देखता रहा। फिर जब जवारका निगाहों से ओझल हो गया तो जॉनी नीचे बैठता चला गया। उसने सतून का सहारा लिया और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि यकदम ही जॉनी के मुंह पर एक रुमाल लहराया और फिर वो रुमाल उसके चेहरे पर चिपक कर रह गया। अंधेरे में वो हाथ किसी साए की तरह दिखाई तो दे रहा था, लेकिन यहाँ देखने वाला कौन मौजूद था? जवारका भी काफी दूर निकल चुका था। जॉनी तो वैसे ही नींद में धुत हो रहा था। चुनाचे उसे आंखें खोलने का मौका ही ना मिल सका। चंद ही लम्हों में वो बेसो हरकत होकर एक तरफ लुढ़क गया। जवारका ने आगे कदम बढ़ा दिए। वो चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देख रहा था। चूंकि वो अब तन्हा था इसलिए एहतियात के तौर पर
उसने पिस्तौल जेब से निकालकर अब हाथ में थाम लिया। उसकी रफ्तार कुछ खास ना थी, टहलने वाला अंदाज था। अचानक सामने एक साया सा लहराया और जवार का बुरी तरह चौंक उठा। वो अपनी जगह रुक चुका था। फिर उसने अंदाजा लगाया कि वो कोई इंसानी वजूद ही था। वो पांव घसीटकर जवारका की तरफ ही आ रहा था। जवारका ने पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया और बुलंद आवाज में बोला, ए कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मैं जालू हूं जनाब, आवाज आई। मैं भी इस मुहिम में आपके साथ शामिल हूं। जवारका खामोश रहा। अब जालू करीब आ चुका था। अर्शे के सतून से उठने वाली लाइट की धीमी रोशनी में उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तुम तो लिस्ट में शामिल नहीं थे। हाँ, मुझे खुद ही शामिल होना पड़ा, वो सर्द आह भर कर बोला। मैं तो प्रोफेसर दारान को ढूंढ रहा था। क्या? जवारका बुरी तरह चौंका। प्रोफेसर दारान को? जी हाँ, उसने जोर से सर हिलाया। वो अपने कमरे में मौजूद नहीं और मुझे उनसे जरूरी काम था। इतनी रात गई, तुम्हें क्या काम पड़ गया? ये मैं उन्हीं को बताऊंगा। ओह जी हाँ, लेकिन वो तो अपने कमरे में ही नहीं। वॉशरूम में होंगे, वहां भी देख लिया। इंजन रूम में होंगे, नहीं वो उधर भी नहीं। वहां कप्तान साहब तो नींद के मजे लूट रहे थे और उनके नायब जाग रहे हैं। तुमने सारा जहाज ही घूम लिया? जवारका ने उसे घूरा। जालू ने सर हिलाया और बोला, हाँ, और मेरा ख्याल है कि वो अर्शे पर हैं। ऐन उसी वक्त छपाक की आवाज ने जवारका को उछल पड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ, अलबत्ता जालू उसी हालत में खड़ा था। बॉस और इलियास कैबिन वाले हिस्से में घूम रहे थे। हर तरफ खामोशी थी और सन्नाटे का राज। तमाम मुसाफिर ही सोए पड़े थे। किसी जानिब से भी कोई आवाज उभरती हुई सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में बॉस ने कहा, अगर आज भी कोई गायब हुआ तो? इलियास ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तो फिर? मेरी आज कप्तान से बात हुई थी, बॉस ने लंबी सांस भर के कहा। उसका कहना था कि जहाज किसी किस्म के ऊपरी मामलात में घिरा हुआ है। तो क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन है? नहीं, बॉस ने नफी में सर हिलाया। लेकिन मैंने सुना है कि जब इंसान का इन चीजों से वास्ता पड़ता है तभी उसे यकीन आता है। मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें इस बात का खदशा है? हाँ, यकीन तो करना ही पड़ेगा। हालात इस रुख पर जा रही हैं। इलियास खामोश रहा। अब वो लोग चलते हुए एक और राहदारी में दाखिल हो चुके थे। किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौंक कर मुड़े। उस लंबे से कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर प्रोफेसर दारान आता दिखाई दिया। दोनों चौंक उठे। फिर बॉस ने आवाज लगाई, प्रोफेसर साहब। वह चौंक उठा। उसका रुख अपने कैबिन की तरफ था। फिर फौरन ही उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वो चलता हुआ उनके करीब आ गया। आप कहाँ प्रोफेसर साहब? बस अब सिर्फ 2 दिनों का सफर बाकी है। प्रोफेसर ने सर हिलाया। इसलिए मैं पूरी तवज्जो दे रहा हूं। मैं इंजन रूम में था। ओह अच्छा, सब ठीक तो है? प्रोफेसर ने पूछा। जी हाँ, अभी तक तो खैरियत है। अच्छा, मैं अब सोने जा रहा हूं, थकन से बुरा हाल है। ये कहकर प्रोफेसर अपने कैबिन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी अर्शे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े और फिर वो जैसे ही ऊपर पहुंचे उन्होंने जवारका को मौजूद पाया। जालू का तो पता नहीं था, अलबत्ता जवारका उन्हें देखते ही अंधाधुंध उसी तरफ लपका। वो जॉनी? जवारका बमुश्किल इतना ही बोल सका। क्यों, क्या हुआ जॉनी को? बॉस ने हैरत से पूछा। वो भी गायब है। सभी के चेहरों पर अंदेशों की वहशत दिखाई दे रही थी। 3 दिनों में यह तीसरा शख्स था जो इसी तरह पुरस्कार किस्म की गुमशुदगी का शिकार हुआ। सारे ही जाग गई। उनमें प्रोफेसर दारान भी शामिल था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो नींद की ज्यादती का शिकार है, लेकिन यह मामला ही ऐसा था कि उसे अर्शे पर आना पड़ा। उन्हीं लोगों में जालू भी मौजूद था। वो एक जानिब खड़ा पलके झपका रहा था। खावर उसे घूर रहा था। ऐसे में जवारका ने अपनी बात शुरू की। अर्शे पर हम दोनों की ड्यूटी लगी थी। चुनाचे में जॉनी को एक जानिब रोकते हुए अर्शे के दूसरी जानिब चला गया। ओह अच्छा, फिर? ये प्रोफेसर की आवाज थी। यहां मुझे जालू मिल गया। कई लोगों ने बेसाख्ता जालू की तरफ देखा जो मासूमियत से अर्शे के फर्श को घूर रहा था। जालू? प्रोफेसर के मुंह से निकला। ये रात में अर्शे पर क्या कर रहा था? मैं तो आपको ढूंढ रहा था प्रोफेसर साहब। जालू झट से बोला। क्योंकि आप कैबिन में मौजूद नहीं थे। हाँ, मैं इंजन रूम में था, प्रोफेसर ने जल्दी से कहा। जी नहीं, जालू ने नफी में सर हिलाया। आप वहां भी मौजूद नहीं थे। तुमने ठीक से ना देखा होगा। दरअसल एक बात तो लाजमी है, जवारका कुछ सोचते हुए बोला। जब यह हादसा पेश आता है तो किसी के समुद्र में गिरने की आवाज जरूर गूंजती है। ये बात मैंने कल भी नोट की थी। सवाल यह है, क्या हमारे आदमियों को समुद्र में धक्का दिया जाता है या फिर वो खुद से छलांग लगाती हैं? क्योंकि झपाके की आवाज के बाद हमारा बंदा गायब हो जाता है। अब खावर से यह बर्दाश्त न हुआ। वो फौरन ही आगे बढ़ा। यह सिर्फ और सिर्फ जालू का काम है। अब मुझे यकीन हो चुका है कि इसी की कार्रवाई है।
पहले मुझे शक था और मैं धारी से भी इस मौजू पर बात कर चुका हूं। अब रात गए अरसे पर इस शख्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यह सब कुछ इसी का किया धरा है। तमाम लोग अब खावर की तरफ घूम गए। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत के मिले जुले आसार नुमाया थे। वो जालू को घूर रहा था। क्या मतलब? बॉस ने हैरत से पूछा। बात को वाज़ेह करो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एक दरिंदा है और इंसानों को चीर फाड़ कर खाने और फिर गायब कर देने का काम इसी का है। ये तुम क्या कह रहे हो यार? जवार का तेज लहजे में बोला। अच्छा सुनो। खावर का लहजा तंजिया था। वह अब जालू की तरफ ही मुतवज्जा था और खुद जालू एक जगह साकित खड़ा था। मैं तुम्हें इस शख्स की असलियत से आगाह करता हूं। यह कहकर खावर ने भरे मजमे में डाइनिंग हॉल वाला वाकया दोहराया। सभी हैरत का बुत बने हुए उसकी कहानी सुन रहे थे। बहुत सी निगाहें अब खामोश जालू के सरापे का जायजा ले रही थी। फिर प्रोफेसर की आवाज उपरी। लेकिन मरभुक्कों की तरह खाने पर टूट पड़ने का यह मकसद तो हरगिज नहीं है। हाँ, लेकिन उस वक्त तो इसका नक्शा ही अलग था। इसका धाना खौफनाक हद तक खुला हुआ था और कई नोकीले दांत साफ दिखाई दे रहे थे। बॉस ने सर हिलाया। फिर वह जालू की तरफ मुड़ा। तुम मुंह खोलकर अपने दांत दिखाओ। जालू ने उसके हुक्म की तामील की। बॉस ने उसके मुंह का जायजा लिया और नफी में सर हिलाकर बोला, यहां तो सब कुछ नॉर्मल है और इसकी भी एक वजह है। खावर बोला, वो क्या? यह भी इंसानी रूप में है। वो इसका असल रूप था। लेकिन खावर जवार का आगे बढ़ा। जब समुंदर में कुछ गिरने की आवाज गूंजी तो ये मेरे साथ खड़ा हुआ था। अब खावर लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अगर ये सब गलत है तो जालू अभी तक खामोश क्यों खड़ा है? ये अपनी सफाई क्यों पेश नहीं कर रहा? यह सुनकर जालू ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, खामोश रहना अक्लमंदी की निशानी है। मैं अपनी सफाई में तो उस वक्त कुछ कहूंगा जब इस मामले में मेरा हाथ हो। मैं तो बस ये जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया और यह गायब भी हो जाता है। खावर ने फिर कहा, हाँ, मेरे जिम्मे जहाज की सफाई का काम है और भी लोग हैं, लेकिन मैं दिन भर ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता हूँ। बाज़ औक़ात जहाज के निचले हिस्से में मुझे पूरा दिन लग जाता है। ये सुनकर प्रोफेसर ने सर हिलाया और बोला, खैर, तुम जरा सबके सामने रहा करो। हाँ, और जाओ अपना काम करो। जालू कंधे उचकाकर चला गया। फिर प्रोफेसर ने आहिस्ता से कहा, जो हुआ सो हुआ। अब हमें मजीद मोहतात रहना होगा और इस शख्स पर ही नजर रखनी होगी। जवार का कुछ कहने वाला था लेकिन फिर खामोशी रहा। वो अब किसी सोच में गुम हो चुका था। धारी अपने बिस्तर पर मौजूद था। रात काफी गुजर चुकी थी लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जानता था कि आज भी जहाज पर 4 अफराद पहरा दे रहे थे, लेकिन इस पहरे का कोई फायदा भी था? धारी को तो इसका कोई खास मकसद दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब तो दिल का समझाना था। उसने तवील सांस लेकर बिस्तर की पुश्त से टेक लगा ली। वो सोचों में गुम था कि अचानक चौंका। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है पहरे देने वालों में से कोई आ गया हो। शायद आज खावर इस टोली में था और आजकल खावर से उसकी गाड़ी छन रही थी। वो उठकर दरवाजे पर पहुंचा। कौन है? जालू, आवाज आई। वह चौंक उठा। जालू इस वक्त उसके पास क्यों आया था? दिन में तो जालू के मुतल्लिक काफी अफवाहें गर्दिश करती रही और अब वो उसके दरवाजे पर खड़ा था। क्या बात है? धारी ने फिर पूछा। अरे दरवाजा तो खोलो, जालू ने कहा। खा नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे ऐसा कोई शौक है। धारी ने दरवाजा खोल दिया। सामने मासूम सा चेहरा लिए जालू ही खड़ा पलकें झपका रहा था। आप बोलो, मैं अंदर आऊंगा, जालू ने बच्चों की तरह जिद की। धारी ने जेब टटोलकर अपना पिस्तौल चेक किया और फिर एक तवील सांस लेकर जालू को रास्ता दे दिया। वो अंदर आते ही कुर्सी पर ढेर हो गया। धारी उसके सामने बिस्तर पर आ बैठा। वह गौर से जालू की तरफ मुतवज्जा था। जालू ने लापरवाही से उसकी तरफ देखते हुए बुरा सा मुंह बनाया और बोला, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? नहीं तो, धारी जबरदस्ती हंसा। ऐसा तो कुछ नहीं। खैर, जालू ने सर हिलाया। मुझे तुमसे कुछ उनसियत सी हो गई है। यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी वजह से ही इस जहाज पर आया हूं और इस सफर में तुम्हारा शरीक हूं। क्या मतलब? धारी ने हैरत से कहा। मैं भी रानी को जानता हूं, जालू ने इंकिशाफ किया। रानी को? धारी बुरी तरह चौंका। तुम रानी को कैसे जानते हो? जवाबन जालू मुस्कुराया और बोला, मैं उसी मोहल्ले में नया वारिद हुआ हूं। बस इत्तेफाक से उसके साथ बात हुई तो तुम्हारा जिक्र भी आ निकला। मुझे हैरत हो रही है, धारी बुड़बुड़ाया। इसमें हैरत की क्या बात है? जालू ने गौर से उसकी तरफ देखा। हैरत की बात यह है कि तुमने मुझे पहचान कैसे लिया कि मैं ही धारी हूं? जालू ने मुंह बनाया। मैं समझा कि तुम कोई समझदारी की बात करोगे। अरे भाई, उसने मुझे तुम्हारी तस्वीरें दिखाई थी और मैंने खजाने का चर्चा सुना तो इसी जहाज के अमले में शामिल हो गया। शक्ल तो तुम्हारी थी ही देखी भाली, और जब नाम भी सुना तो मैं पक्का हो गया कि तुम ही रानी के धारी हो। अच्छा,
हाँ, जालू बोला। देख लो, तुम्हारी खातिर मैंने ये सफ़र इख्तियार किया है, वरना मुझे खजानों से कोई दिलचस्पी नहीं। तो तुमने ये तकलीफ क्यों उठाई? धारी का लहजा चुभता हुआ था। जालू ने एक तवील सांस ली और बोला, मैंने सोचा कि इतने तवील सफ़र पर जा रही हो, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। ओह अच्छा, शुक्रिया, कोई बात नहीं। जालू खंदा पेशानी से बोला, अब इसी मामले को ले लो। 3 दिन से रोजाना एक एक बंदा जहाज से गायब हो रहा है और इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। हाँ, ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा, धारी आहिस्ता से बोला, और ना ही ये बात समझ में आ रही है कि तुम पर शक क्यों किया जा रहा है। अरे मेरी खुश खुराकी पर सभी को एतराज होता है। जालू ने हाथ लहराया। छोड़ो, सबको भाड़ में डालो। अभी जो मसला दरपेश है उस पर बात करो। क्या बात करूं? अरे रोजाना एक बंदा जा रहा है, क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं हो रही है? तो फिर क्या कर सकती हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो सर हिलाकर बोला। अगर यही हाल रहा तो वापसी में जहाज खाली होगा। मैं इसी मामले की खोज में हूं। अच्छा? हाँ, जालू ने राजदाराना अंदाज में कहा। आज जो बात मुझे मालूम हुई है उसने मुझे तुम्हारे कमरे में आने पर मजबूर कर दिया। क्या? धारी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। 3 दिन से रोजाना एक इंसान लापता हो रहा है। जालू यकदम ही संजीदा हो गया। यानी आज चौथा दिन है? क्या मतलब चौथा दिन? हाँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि 6 का हिंदसा पूरा होना है। जालू का लहजा अब भी संजीदा था। 6 का हिंदसा? धारी ने उसे घूरा। तुम साफ बात करो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात तो है, जालू बोला। भाई 6 इंसानों की कुर्बानी दरकार है और अभी सिर्फ 3 हुए हैं। आज चौथे की बारी है। धारी खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। जालू फिर बोला, जानते हो वो चौथा कौन होगा? नहीं, धारी के मुंह से निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मैं बताता हूं, जालू ने कहा, और तुम अभी सुनकर उछल पड़ोगे। मैं भी दंग रह गया था, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हें चौथे के बारे में कैसे मालूम हुआ? धारी बुरी तरह उलझा हुआ था। जालू मुस्कुराया और बोला, आसानी से, जैसे ये मालूम हुआ कि तुम ही धारी हो। अच्छा, अब दिल थाम कर सुन लो, आज तुम्हारी बारी है और मैं इसीलिए यहां आया हूं। यह कहते हुए जालू का लहजा ही बदल गया। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत कुछ, जालू गुर्राकर बोला, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। फिलहाल तो तुम आराम करो। यह कहकर जालू ने एक छोटा सा कपड़ा धारी के चेहरे की तरफ उछाल दिया। रानी की मां दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई थी। हालांकि वो खुद नींद में डामाडोल हो रही थी और गिरती पड़ती यहां तक पहुंची। दरअसल वो रानी की तेज किस्म की चीख थी जिसने उसे गहरी नींद से भी जगा दिया और वो बौखलाकर रानी के कमरे की तरफ दौड़ आई। खुद रानी भी बिस्तर से उठकर सर पकड़ के बैठी हुई थी। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची? मां फौरन ही उसकी तरफ लपकी। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी खाली खाली सी निगाहें मां के चेहरे पर जम गई। बोलना, क्या हुआ, क्या बात है? धारी, रानी के मुंह से निकला। मां चौंकी और इधर उधर देखकर बोली, कहाँ है धारी? कहीं नहीं। अरे तो फिर? मैंने उसे ख्वाब में देखा है। बहुत भयानक ख्वाब था वो। उफ, धारी ना जाने कौन से जंगल में है और वो चलता जा रहा है। अचानक ही किसी जानिब से एक खूंखार शेर ने चिंघाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। आग लगे धारी को और इस शहर को। मां झिल्लाकर बोली, अरे तेरे इस ख्वाब ने पहले तो मेरी नींद खराब की और फिर मेरा दिल ही काबू में नहीं आ रहा। मां, ना जाने वो कहाँ है। रानी का लहजा ग्लूगीर था। भाड़ में जाए, कहीं भी हो मेरी बला से। अरे जब उसको तुम्हारा ख्याल नहीं तो तुम क्यों उसके लिए घुली जा रही हो? नहीं मां, वो मेरी खातिर ही तो गया है, बस रहने दो। मां ने मुंह बनाया। अगर उसे तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो पलट कर खबर लेता। बस अब लेटो और सो जाओ। गजब खुदा का, मेरा दिल ही दहला दिया। रानी दोबारा लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में तशवीश के आसार थे। मां के जाने के बाद वो उठकर बैठ गई और आहिस्ता से बुड़बुड़ाई, ऐ खुदा, मेरे धारी की हिफाजत करना। आज खावर के साथ बोनामी था और बोनामी ही के 2 आदमियों के साथ ये टोली बनी थी। खावर ने पहरेदारी का काम शुरू करने से पहले ही प्रोफेसर दारान को आगाह कर दिया कि चारों एक साथ ही रहेंगे। प्रोफेसर ने पूछा, इसकी कोई खास वजह? जी हाँ, खावर बोला। सबसे पहली वजह यह है कि कोई तन्हा ना रहेगा। अगर किसी तरफ कोई गड़बड़ होती है तो चारों ही उधर का रुख करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चारों एक साथ होंगे तो नींद भी परेशान नहीं कर सकेगी। हाँ ठीक है, प्रोफेसर दारान ने गर्दन हिलाई। जो मुनासिब लगे वही करो, बस होशियार रहना। खावर ने इस बात में सर हिला दिया। चुनाचे उस वक्त चारों साथ थे। एक आध बार उन्होंने प्रोफेसर को इंजन रूम की तरफ जाते हुए देखा। उन्हें भी अंदाजा था कि प्रोफेसर दारान पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। उन लोगों ने डाइनिंग हॉल का चक्कर लगाने के बाद कमरों का रुख किया। यहां भी सन्नाटा तारी था। मेरा ख्याल है कि अब ऊपर चलते हैं, बोनामी ने कहा। वैसे भी लोगों का ख्याल है कि उन लोगों को समुद्र में ही उछाला जा रहा है। हाँ चलो। अब उन्होंने अर्शे का रुख किया। बोनामी बोला,
ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ख्याल है? मैं तो कह रहा हूं कि ये चक्कर उसी जालू का चलाया हुआ है, खावर ने जवाब दिया। लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। आखिर तुम उसी पर क्यों जोर दे रही हो? मैंने उसकी असलियत को अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है कि मैं इस बात को समझ रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये जालू का काम है तो वो उन गायब होने वालों के साथ क्या कर रहा होगा? वो आदमखोर है, खावर बोला। उसे इंसानी खून और गोश्त का मजा लग चुका है। क्या बात कर रही हो? बोनामी के लहजे में खौफ था। मैं गोलियों के बौछार से तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन इस टाइप की चीजों से मेरी हवा खराब होती है। तो फिर दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि इस बार तुम इसी चक्कर में गिरफ्तार हो। जालू इंसानी गोश्त का रसिया है। जितना खाया गया वो पेट में, और जो बच गया वो छपाक से समुंदर में। वाह मेरे शेर। खावर का लहजा आखिर में तंजिया हो गया। अभी उन्हें अर्शे पर आए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि ऐन उसी वक्त किसी किस्म का शोर उठता हुआ महसूस हुआ। ये शोर कैबिन वाले हिस्से की तरफ से उठा था। चुनाचे वो चारों बर्क रफ्तारी से उसी तरफ दौड़ पड़े। राहदारी में उसने बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखा। हर जानिब से मुतमईन होकर उसने कैबिन वाले हिस्से में कदम रख दिए। वो बड़े इत्मीनान से दरवाजों की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर वो एक कैबिन के सामने रुक गया। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। अंदर नीम तारीकी छाई हुई थी। वो बड़े आराम से कदमों की चाप पैदा किए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में खराटे गूंज रहे थे। वो इन खराटों की आवाज से काफी मुतमईन दिखाई देने लगा। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर की तरफ बढ़ा। सामने ही कोई गर्दन तक चादर डाले सो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखा हुआ था। उसी के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। अंदर दाखिल होने वाले ने फौरन ही जेब से रुमाल निकाला और सोए हुए शख्स की तरफ झुका। फिर उसने सोए हुए शख्स के दोनों हाथ अलग करने के लिए उन्हें थामा ही था कि अचानक ही उन दोनों हाथों ने खुद उसकी कलाई थाम ली। फिर वो एक झटके से उठ बैठा। होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसके मुंह से निकला, बस प्रोफेसर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चारों अंधाधुंध कैबिन वाले हिस्से की तरफ भागे और फिर एक कैबिन का दरवाजा उन्हें कदरे खुला हुआ दिखाई दिया। वो उसी तरफ आ गए। कमरे में जालू और प्रोफेसर दारान इस तरह बिस्तर पर बैठे हुए थे कि जालू ने प्रोफेसर दारान के दोनों हाथों को सख्ती से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। उन लोगों को देखते ही प्रोफेसर पुकार उठा, ओ तुम लोग अच्छे वक्त पर आए। ये शख्स मुझे मार डालने के लिए बिल्कुल तैयार था। जालू के होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और वह बोला, वाह चोरी और सीना जोरी। खावर भाई, इनसे पूछो कि अगर मैं इनको जान से मार डालना चाहता और ये मेरा चौथा शिकार थे तो ये धारी के कमरे में क्या करने आए थे? वो चारों हक्का बक्का होकर सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। तुम मुझे यहां लाए हो, प्रोफेसर बोल उठा। तुमने खुद ही धारी को गायब कर दिया होगा। अब जालू ने खावर से कहा, यह कैबिन धारी का है। अगर मैं प्रोफेसर को ना मिलता और इस कमरे में मौजूद ना होता तो आज धारी की बारी थी। मेरा मतलब यह कि आज का चौथा शिकार धारी होता। तो धारी कहाँ है? बोनामी ने पूछा। जालू ने बेड के नीचे इशारा किया और बोला, जब मुझे मालूम हुआ कि आज धारी इसका निशाना बनेगा तो मैंने थोड़ी देर पहले आकर ही इसे बेड के नीचे मुंतकिल कर दिया। उसे वहां से निकाल लो। जल्द ही धारी को वहां से निकाल लिया गया। उसे अच्छी तरह बांधकर नीचे डाला गया था। मुंह भी उसी तरह बंद था कि वो कोई आवाज भी ना निकाल सके। अलबत्ता वो अपने होश में था। मैं धारी से माजरत खा हूं, जालू ने कहा। पहले तो मेरा इरादा इसे बेहोश करने का था, लेकिन फिर मैंने हाथ मुंह वगैरह बांधने के बाद इसे सब कुछ बता दिया। मेरे पास वक्त कम था। अगर धारी को सीधे तरीके से समझाने बैठता तो काफी मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोनामी बुड़बुड़ाया। इसे खोलो। खावर को धारी का ख्याल आया, बाद में देखती हैं। धारी को खोला गया। जैसे उसके मुंह से कपड़ा निकला वो फौरन ही बोल उठा, बस मैं तो नहीं जानता कि जालू कौन है, लेकिन ये जो कुछ कह रहा है वो हरफ बहरफ सच है। प्रोफेसर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम भी गद्दारी पर उतर आए। जालू बेसाख्ता हंस दिया। वाह प्रोफेसर साहब, मैं खुद जिनजाद हूं, लेकिन तुम्हारा रंग और रूप देखकर मैं खुद भी परेशान हो गया। वाकई तुम्हें तो मक्कारी और खुदगर्जी पर कोई इनाम देना चाहिए। प्रोफेसर दारान का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। बकवास मत करो, मैं खामोश हूं तो तुम इसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम प्रोफेसर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। फिर वो खावर की तरफ मुड़ा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये आदमखोर है और इसी ने चौथे शिकार के तौर पर अब मुझे चुना था। हाँ, ये आदमखोर है। अभी सुबह होने में काफी देर बाकी थी। चुनाचे जालू ने प्रोफेसर की तरफ से अपनी तेज निगाहें हटाते हुए खावर की तरफ मुतवज्जा हो गया। भाई, आप और लोगों को भी बुला कर ले आओ ताकि अभी ये खूनी खेल खत्म हो और मामला साफ हो जाए। अच्छा, खावर मुड़ने लगा। उसी वक्त प्रोफेसर बोला, खावर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी इस आदमखोर की बातों में आ गई।
अब तो तुमने कह दिया। जालू का लहजा खराब हो गया। लेकिन अगर दोबारा ये लफ्ज बोला तो मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगा। मुझे खावर भाई ने बोला था तो चलो, मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन तुम जैसे खूनी कातिल के मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। प्रोफेसर चंद लम्हों के लिए झिझका और फिर बोला, तुम बेवजह मुझे इस मामले में घसीट रहे थे। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? कुछ नहीं, जालू ने सर हिलाया। मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं, अलबत्ता तुम जो इस खजाने के लालच में इंसानी जानों से खेलते हो, मुझे इस वजह से मैदान में उतरना पड़ा। दरिंदे तो तुम हो, मैं नहीं। खाबर जा चुका था। उसी वक्त बोनामी ने डरते डरते अंदाज में जालू से पूछा, क्या तुम वाकई जिन हो? सुबह की सफेदी अब आसमान के किनारों से फूटने लगी। जहाज के अर्शे पर अब सारे ही मुसाफिर मौजूद थे। आज ना जाने क्यों समुंदर की लहरें भी काफी ऊंचा ऊंचा उछल रही थी। उन्हें देखकर जालू अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, देख लो प्रोफेसर, बेचारा समुंदर भी तुम्हारे जुल्मों सितम से परेशान है और उसे भी तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने फिर बकवास की। प्रोफेसर धाड़ा, अब तुम इस भरे मजमे में भी मुझे जलील कर रहे हो। तुम इससे भी ज्यादा जिल्लत के हकदार हो प्रोफेसर, जालू ने कहा। रामे, शाबू और बेचारे जॉनी का खून तुम्हारी गर्दन पर है। मैंने कोई खून नहीं किया, तुम ही खूनी हो। कोई सबूत है इसका? हाँ, जालू ने सर हिलाया। सबूत तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा बैग है प्रोफेसर, जो तुम अपने साथ साथ लिए फिरते हो। अब मैं खुलकर बताऊं या तुम खुद ही इकरार करोगे कि तुमने ही उन तीनों को कत्ल किया है? हाँ जालू, उस बैग का क्या राज है? क्या तुम्हें उसके बारे में मालूम है? हाँ मैं जानता हूं, जालू ने कहा। मैं अब तक खामोश तमाशाई बना हुआ सब कुछ देख रहा था। मैं ये भी जानता था कि प्रोफेसर अनकरीब क्या गुल खिलाने वाला है। प्रोफेसर के बैग में वो दवाएं मौजूद हैं जिनसे इंसान चशम जदन में ही अपने हवास खो बैठे। वो इन दवाओं को रुमाल के जरिए इस्तेमाल करता था। क्यों प्रोफेसर? प्रोफेसर का चेहरा तारीख हो गया। वो खामोशी रहा। जालू दोबारा बोला, मैंने अपने इल्म के जरिए सारे मामले को भांप लिया। दरअसल ये सब कुछ प्रोफेसर के मंसूबे का हिस्सा था। जिस खजाने से हम लोग अब 3 दिन के फासले पर हैं, उस खजाने को हासिल करने के लिए 6 इंसानी जिस्म दरकार थे, जो कि समुंदर के हवाले करने थे। अगले 3 दिनों में मजीद 3 अफराद लुक्मे अजल हो जाते। उसके बाद शगाफ अपना मुंह खोल देता। शगाफ? कई आवाजें उभरी। जालू कुछ कहने ही वाला था कि प्रोफेसर ने एक लंबी जकंद लगाई और अरशे के किनारे पर पहुंच गया। साथ ही वो मजमे की तरफ घूमा तो उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। फिर वो गरजदार आवाज में बोला, हाँ हाँ, ये सच है कि मैं ही उन तीनों का कातिल हूं, लेकिन उस अजीम खजाने के लिए ऐसी जानों की परवाह करना बेवकूफ़ी है। अमन और आतिशी हासिल करने के लिए जंगें होती हैं और फतह के लिए दोनों तरफ लाशों का अंबार लग जाता है। तो क्या कोई उन मासूम जानों का कुफारा अदा करता है? क्या उनके कातिलों को सजा दी जाती है? नहीं, हरगिज नहीं। अब अगर मैं एक नायाब खजाने के हसूल के लिए 6 इंसानी जानों का तलबगार था तो इसमें बुरा क्या था? तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो खजाना किस कदर कीमती है। उस पर ऐसी 600 जानें कुर्बान हो जाएं तो भी कम है। हाँ, उस अजीम खजाने को हासिल करने का यही तरीका था। मैंने बरसों इस पर तहकीक की थी। वो खजाना समुंदर में ही मौजूद है और उसके तारीखी पस मंजर के मुताबिक उसे सामने लाने के लिए 6 इंसानी खून दरकार थे और मुझे वहां तक पहुंचने से 6 दिन पहले उन 6 जानों का नजराना देना था। लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने बरसों जिस पर मेहनत की, जिसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, वो सब कुछ तबाह हो गया। अब मेरा जीना भी फजूल है। जब मैं उस खजाने तक ना पहुंच सका तो फिर मेरी जिंदगी का क्या फायदा? मैं भी जा रहा हूं। ये कहकर प्रोफेसर घूमा और उछलकर अर्शे पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। छपाक की आवाज गूंजी। प्रोफेसर दारान खुद को भी समुंदर के हवाले कर चुका था। ये अंजाम था उस खजाने के खोजी प्रोफेसर दारान का। सबको जैसे होश आ गया। अब वो अर्शे की तरफ झपटे, लेकिन अब वहां क्या था? समुंदर की खौफनाक लहरों के सिवा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उफ खुदा, खाबर के मुंह से निकला। ये प्रोफेसर ने क्या किया? कोई कुछ ना बोला। सभी की सिट्टी गुम थी। खाबर की तो आंखें ही फटी पड़ रही थी। वो पागलों की तरह कभी किसी तरफ देखता और कभी किसी तरफ। यूं लग रहा था जैसे वो प्रोफेसर को उभरता हुआ देखना चाहता हो। ना जाने कितनी देर इसी आलम में गुजर गई। फिर कैप्टन समीर की आवाज उभरी। अब क्या करना है? क्या यह सफर जारी रखना होगा? अब क्या फायदा इस सफर का? ना तो प्रोफेसर रहे और ना ही हम में से कोई इंसानी जानों का ज़िया कर सकता है। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे खजाने पर जिसमें जानों को कुर्बान करना पड़े। बिल्कुल, ये लिहाज था। मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूं। हाँ, जवार का भी बोला। वो खजाना प्रोफेसर का था और उसी के साथ समुंदर का हिस्सा बन गया।
अब वापसी का सफर शुरू कर दिया जाए। हम सबके हक में बेहतर यही है। सभी इस बात पर मुत्तफिक थे। कैप्टन समीर ने सर हिलाकर अपने नायब को इशारा किया। खुद समीर का चेहरा भी साकित था। इस हादसे ने उसे भी मुतासिर किया। फिर वो दोनों इंजन रूम की तरफ चल दिए ताकि जहाज का रुख मोड़ा जाए। ऐसे में किसी की आवाज उभरी, अरे जालू कहाँ गया? सबने चौंक कर इधर उधर देखा। जालू अर्शे पर नहीं था। प्रोफेसर के बैग से जालू के बयान के मुताबिक वो शीशियां बरामद हो गईं, जिनमें तेज तरीन बेहोशी तारी कर देने वाली दवाएं मौजूद थीं। उस चमड़े के बैग में और भी कुछ था। प्रोफेसर ने जहाज के मुसाफिरों के अलावा भी एक छोटी सी लिस्ट बना रखी थी, जिसमें 6 अफराद का नाम लिखा हुआ था। इन नामों की तरतीब कुछ इस तरह थी। नंबर 1 रामे, 2 बाशु, 3 जॉनी, 4 धारी, नंबर 5 अलियास, नंबर 6 अदनान बॉस। लोगों की राय थी कि ये छोटी सी लिस्ट उन लोगों की थी कि जिनको प्रोफेसर ने अपने खूनी मकसद के लिए चुना। 3 अफराद का तो वो लुकमे अजल बना चुका था और चौथे नंबर पर धारी का नाम था, जिसमें जालू प्रोफेसर से टकरा गया और यूं प्रोफेसर दारान का मंसूबा पाश पाश हो गया। उसी बैग में वो नोटबुक भी मौजूद थी, जिसमें वाकई प्रोफेसर दारान के अमीक मुताले का सबूत दिखाई दे रहा था। इस डायरी में कई किस्म की किताबों से हवाले लिए गए थे और वो यकीनन तारीखी और नायाब किताबें नहीं होंगी जो कि खुद प्रोफेसर की लाइब्रेरी में मौजूद होंगी। ये नोटबुक प्रोफेसर दारान के मुताले का निचोड़ था। खावर ने इसे अभी सरसरी अंदाज में ही देखा था, फिर भी उसे अंदाजा हो गया वो खजाना समुंदर में ही किसी जगह मदफून था। अब ये राज तो खुद प्रोफेसर दारान के साथ ही समुंदर में गर्क हो चुका था कि क्या इंसानी कुर्बानियों के बाद वो खजाना उबल कर समुंदर की ऊपरी सतह पर आता या फिर उस तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता खुलता। ये शगाफ कैसा था, क्या था, इस बारे में खुद प्रोफेसर ही रोशनी डाल सकता था। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। शगाफ का जिक्र छेड़ने वाला भी गायब था। हाँ, जालू फिर किसी को दिखाई नहीं दिया, जबकि जहाज के हर कोने में उसे तलाश किया गया, लेकिन वो इस तरह गायब था जैसे इससे कबल उसका कोई वजूद ही ना रहा हो। अब तो सभी को इस बात का यकीन आ चुका था कि जालू कोई इंसान नहीं था। इस खजाने के मुतल्लिक यकीनन उसे भी मालूमात रही होंगी। उसके मुंह से निकलने वाला शगाफ का लफ्ज बजाते खुद एक सवालिया निशान था। जहाज का रुख पलट चुका था और अब कैप्टन समीर की निगरानी में वापसी का सफर शुरू हो चुका था। ऐसे में बॉस ने अफसरदा लहजे में कहा, मेरे तो तीनों साथी मुझसे जुदा हो गए। हाँ, मुझे भी अफसोस है, जवारका ने कहा, लेकिन एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? बॉस ने चौंक कर पूछा। अब तो सब कुछ सामने आ चुका है, फिर कौन सी बात रह गई? जवारका ने एक तवील सांस ली और बोला, जालू शुरू से ही शायद हमारे साथ रहा। बकौल उसके वो एक जिन था, तो फिर प्रोफेसर के इब्तदाई हमलों के बारे में भी उसे जरूर मालूम होगा। तो जालू ने उस वक्त क्यों अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं किया? अलबत्ता जब धारी की बारी आई तो उसने फौरन ही धारी को हटाकर खुद को प्रोफेसर के सामने पेश कर दिया। ऐसा क्यों? बॉस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वाकई यह सोचने की बात है, जबकि धारी उसे खुद भी नहीं जानता। प्रोफेसर की मौत से बहुत से सवालात अधूरे ही रह गए। जवारका ने ठंडी सांस भरी। इस मोड़ पर बहुत से सवालिया निशान हैं जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था। हाँ, ये तो है। वैसे एक बात यकीनी है, बॉस ने कहा, हम जैसे लोगों को उसने नक्शे के बहाने अपने पीछे लगाया ताकि हम भी खजाने की लालच में उसके पीछे चलें और फिर वो हमें मुंतखब करके हमारी जानों का नजराना पेश कर सके। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, ना तो उसका ख्वाब पूरा हो सका और ना ही हमारा। यूं समझ लो कि हम अपना मकसद, अपनी सोच और अपनी ख्वाहिश इस समुंदर के हवाले करके वापस जा रही हैं। तुम ठीक कह रहे हो, बॉस आहिस्ता से बोला। इस सफर ने मेरी सोच ही बदल दी है। मैं पहले जैसा था अब वो हरगिज नहीं हूं। मुझे अब अपनी जिंदगी बदलनी है। अब सोच और अमल ऐसे रखने हैं कि जिनमें किसी का नुकसान ना हो, बल्कि अब आइंदा जिंदगी में मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकूं। रानी के लिए दिन और रात बड़े कठिन थे। ना तो उसे दिन में करार आ रहा था और ना रात को चैन। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, धारी की याद उसे उतनी ही शिद्दत से सता रही थी। वो उसी के मुतल्लिक सोचती रहती, ना जाने क्या बात थी। वो आज फिर उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी। यही तो वो जगह थी जहां वो और धारी बैठकर घंटों बातों किया करते। एक बार फिर वो धारी की यादों में गुम हो गई। वो तो उस वक्त चौंकी जब दरख्त की ऊपरी शाखों में शदीद हलचल हुई और दूसरे ही लम्हे जालू धड़ाम से उसके सामने आ गिरा। रानी जल्दी से उसकी तरफ लपकी ताकि उसे संभाल सके। अरे अरे उठो। हाँ, उठता हूं, जालू ने सर हिलाकर कहा। फिर वो रानी का हाथ थामकर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने मुस्कुराते हुए रानी की तरफ देखा। फाख्ता के अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। तौबा है तुमसे, रानी ने मुंह बनाया। तुम तो उन अंडों के पीछे अपने हाथ पांव तुड़वा बैठोगे। अब ऐसा भी नहीं, वो सीना ठोक कर बोला।
मैं जिन हूं, इंसान नहीं। अच्छा जी, रानी हंसी। जिन होकर भी तुम फाख्ता के अंडों के पीछे हाथ धोकर पड़े हो। भाई वो तो मेरा शौक है। अच्छा चलो मान लिया, वो बोली। फिर उसने जालू की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम गायब कहाँ थे? ये तो मेरा ही काम है, कभी इधर कभी उधर कभी किधर। उसने हाथ नचाए। क्या धारी के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर बताओ। क्या बताऊं? यही कि वो कैसा है, कहाँ है और किस साल में है। रानी जल्दी जल्दी बोली। दरअसल 2 दिन पहले मैंने एक भयानक ख्वाब देखा था और मैं इतने जोर से चीखी कि मेरी अम्मा भी नींद से जाग गईं। क्या देखा था? मैंने देखा कि धारी किसी जंगल से गुजर रहा है और फिर अचानक ही सामने से शेर निकल आया और उसने धारी पर हमला कर दिया। ये परसों आधी रात का ख्वाब है, जालू ने कुछ सोचकर पूछा। हाँ हाँ। वो शेर नहीं बल्कि दरिंदा था। जालू अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं भी उसी वक्त उसी जंगल में था। क्या मतलब? मतलब तो मैं समझा नहीं सकूंगा। ये क्या बात हुई? बस कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा जल्दी से ये बता दो कि इस जंगल में तुम थे तो तुमने क्या किया? मैंने धारी को बचा लिया और वह खूंखार शेर अपने अंजाम से 2-4 हुआ। और जानती हो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मैं क्या जानूं। हाँ ये बात भी ठीक है, जालू ने सर हिलाया। दरअसल मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। तुम धारी को बहुत चाहती हो, इसलिए तुम्हारी चाहत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं धारी को उस शेर के चुंगल से बचा लूं। अच्छा? हाँ रानी, वरना वो शेर पहले ही से 3 इंसानों को खा चुका था। अब बारी थी धारी की। चुनाचे मुझे तुम्हारी शक्ल याद आई और फिर तुमसे किया हुआ वादा। यही वजह है कि अब धारी महफूज है और बड़े मजे में है। ओह, तो वो है कहाँ? वापसी का सफर कर रहा है, जालू ने मुस्कुराते हुए बताया। और वह जल्द ही तुमसे आ मिलेगा, परेशान ना हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका। तो क्या तुम फाख्ता के अंडे लेकर जा रहे हो? नहीं, जालू ने नफी में सर हिलाया। उस जंगल में कई और लोग भी थे, वो भी वापस आ रहे हैं। वो सबके सब बदल चुके हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए मैंने भी फैसला किया है कि मैं खुद को बदल डालूंगा। मतलब ये कि मैं अब फाख्ता के अंडे नहीं चुराऊंगा। ये बुरी बात होती है। खाबर उस वक्त डीआईजी के ऑफिस में मौजूद था, जहां सुप्रिटेंडेंट सजाद भी एक कुर्सी पर विराजमान था। सफर की दास्तान और उसका अंजाम खाबर बता चुका था। ये ऐसी कहानी थी कि जिसे सुनने वाला उंगली दांतों में दाब कर रह जाए। उन बेचारों का भी यही हाल था। काफी देर तक खामोशी रही। फिर डीआईजी बोला, चाय मंगवाऊं या कॉफी? जी, खाबर चौंका। अरे भाई, जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद दिमाग तो काम करने से ही इनकारी है। तो फिर चाय या कॉफी से शायद कुछ अच्छे असरात मुरतब हों। अच्छा तो फिर चाय मंगवा लें, खाबर ने जवाब दिया। डीआईजी ने अपने चपड़ासी को चाय का ऑर्डर दे दिया। फिर वह सज्जाद की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, तो फिर प्रोफेसर दारान ने तो खुदकुशी कर ली। जी हाँ, यही कहा जा सकता है। उफ, किस नेचर का आदमी था वो, खुदाया। मैं तो पहले ही कह रहा था सर कि वो काबिल भरोसा आदमी नहीं। सज्जाद बोल उठा। उसने काफी अरसे से हम लोगों को भी परेशान कर रखा था। उसके झूठ और मक्कारियां उसका खासा थीं। उसने हमेशा यही चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से मशहूर हो जाए। खाबर उदास लहजे में बोला, हाँ, अब वो हमारे दरमियान ना रहने के बाद बहुत मशहूर होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बार काम ही ऐसा किया है। मुझे हैरत भी है और अफसोस भी। डीआईजी लंबी सांस भरकर बोला। उसी वक्त चाय आ गई। लो भाई तुम लोग भी, डीआईजी ने कप अपनी तरफ सरकाते हुए कहा। उन दोनों ने भी चाय के कप उठा लिए। जी हाँ, प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा था कि वो ऐसे लोगों को लेकर जा रही हैं कि अगर वो जानी तौर पर भी इस्तेमाल हुए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो मुआशरे के दुश्मन अनासिर को अपना हमसफर बना रही हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं। डीआईजी ने जल्दी से कहा, छोड़ो इस तस्करे को। अरे हाँ, सज्जाद चौंका। जालू नामी वो शख्स कहाँ गया जिसने जिन होने का दावा किया था? वो फिर जहाज में नहीं मिला। वो उसी वक्त गायब हो गया था कि जब प्रोफेसर साहब ने समुंदर में छलांग लगाई। हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन, डीआईजी बुड़बुड़ाया। सज्जाद खामोशी से चाय की चुस्कियां ले रहा था। जिस वक्त धारी अपने घर में दाखिल हुआ, बेचारा कालू चाचा अफसुर्दा सा अपने पलंग पर लेटा हुआ था। जैसे ही धारी सामने आया, कालू चाचा के चेहरे पर रौनक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे डूबने वाले को अचानक ही किसी तिनके का सहारा मिल गया हो। तुम आ गए धारी? हाँ चाचा, मैं आ गया। मिल गया खजाना? नहीं चाचा, मुझे वो खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मैं अब ये महसूस कर रहा हूं कि तुम और रानी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम दोनों में जो चाहत और अपनायत है, उसके आगे दुनिया भर के हीरे और जवाहरात भी कोई अहमियत नहीं रखते। मैं अब उस जिंदगी की इब्तदा करूंगा जिसमें मोहब्बत है, चाहत है और सुकून है। मैं अब सीधे तरीके से हलाल रोजी कमाऊंगा और रानी से शादी करके उसे घर में लाऊंगा ताकि वो तुम्हारी भी खिदमत कर सके। उन चारों ने वापस आते ही अपने तमाम 2 नंबर कामों का खात्मा कर दिया। उनमें गहरी दोस्ती हो गई।
जहाज की मोहब्बत में मिलने वाली उनसियत ने उन चारों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया जो बेहद मजबूत था। अब एक और अहम मसला दरपेश था जिसके लिए बॉस यानी अदनान बेहद फिक्रमंद था। उसने जवारका, लियास और भोनामी के सामने इसका जिक्र छेड़ दिया। भाइयों, हमने अब एक नई जिंदगी का आगाज करना है जिसमें हमें मेहनत और मुशक्कत से हलाल रोजी कमानी है। हाँ बिल्कुल, जवारका ने फौरन कहा। ठीक है, लेकिन एक मसला है। वो क्या? मैंने नमाज शुरू कर दी है, रमजान भी करीब है, मैं पूरे रोजे रखूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी पिछली जिंदगी में किया था उसका अजाला कैसे होगा? जवारका खामोश रहा। अलबत्ता बोनामी सर हिलाकर बोला, हाँ ये बात तो है, वो जिंदगी तो गुजर ही गई, उसका क्या हो सकता है। सुनो भाई, जवारका ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इंसान को अकल आ जाती है और वह अपने जुराइम से ताइब हो जाता है तो फिर तौबा का रास्ता मौजूद है। ये वो रास्ता है कि जो जिंदगी की आखिरी सांस तक खुला है। इंसान जब उसका दरवाजा खोलता है तो वह कबूल करने वाला तमाम गुनाह मुआफ कर देता है। हाँ, रब्बुल इज्जत की जात से मायूस होना सबसे बड़ा गुनाह है। उससे उम्मीद रखो और उसी से लौ लगाओ। वो तमाम गुनाहों को मुआफ करके तौबा कबूल करने वाला है। अब अपनी नई जिंदगी में हमें खुद भी अच्छे काम करने हैं और दूसरों को भी अच्छी बातों की तरगीब देनी है। ये फलाह का रास्ता है। बाकी तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। ऐन उसी वक्त करीबी मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज उभरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। धारी ने दूर से ही देख लिया था कि वो दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। बेसाख्ता धारी के होंठों पर एक मुस्कुराहट ऊद कर आई। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। अलबत्ता उसने एहतियात की थी कि रानी उसे ना देख पाए। वो उसकी पुश्त से उसके करीब पहुंचा। फिर धारी ने अपने दोनों हाथ उसकी आंखों पर रख दिए। रानी खुशी से उछल पड़ी। धारी, तुम आ गए, पहचान लिया तुमने? हाँ, रानी हंसकर मुड़ी। अरे तुम्हारे आने की इत्तला तो मुझे पहले से ही मिल चुकी थी। कैसे? धारी हैरत से बोला। रानी फिर हंसी और बोली, जालू ने बता दिया था। जालू ने? धारी उछल पड़ा। वो यहाँ कब आया? 4 दिन पहले, वो बोली। मेरा ख्याल है कि 4 दिन पहले उसने मुझे बताया था कि तुम वापस आने वाले हो। अच्छा, धारी ने सर हिलाया। उसके बाद मुलाकात हुई उससे? नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना क्या बात है। वो इंसान नहीं था बल्कि जिन था। हाँ मैं जानती हूँ, वो लापरवाही से बोली। धारी चौंका। तो तुम्हें भी मालूम था कि वो जिन है? हाँ, उसने खुद भी बताया और जिस घर में वो रहता था उस घर में रहने वालों ने भी यही कहा। अच्छा? हाँ धारी, रानी बोली। वो बहुत अच्छा है। कुछ दिनों पहले शायद तुम किसी मुश्किल में फंस गए थे तो जालू ने तुम्हारी मदद की थी, वो बता रहा था। धारी उसकी शक्ल ही देखता रह गया। तो जालू रानी से भी मुसलसल राब्ते में था। वो पल में जहाज पर और पल में रानी के महल में। वाह जालू उस्ताद, क्या सोच रही हो? वो चौंका। कुछ नहीं। फिर भी बताओ तो। मैं खाली हाथ वापस लौटा हूं। धारी तवील सांस लेकर बोला। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूंगा? जवाबन रानी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं तुमसे शिकवा नहीं करूंगी। मैं जानता हूं रानी, धारी बोला, और मैं भी सफर के बाद अपना इरादा मजबूत करके आया हूं कि मेहनत करूंगा, अपना मुकाम बनाने की कोशिश करूंगा। मैं समुंदर में शगाफ डाल सकता हूं अगर तुम साथ हो। चल झूठे, रानी हंसकर बोली। फिर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे, यूं जैसे पागल हो गए हों मोहब्बत में।